बच्चों, पिछले वीडियो में हमने धावन सोडा की बात की थी, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पिछले वीडियो में हमने तुमको इसके बनाने के विधि के बारे में चर्चा की थी। हमने इसके बनाने की विधि की चर्चा के बारे में हमने तुमको बताया था, लैब मेथड बताया था कि प्रयोगशाला में धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है। इसके औद्योगिक निर्माण की हमने चर्चा की थी कि औद्योगिक निर्माण में कैसे बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की कि धावन सोडा के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि धावन सोडा की जब किसी भी रसायन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उष्मा का प्रभाव। जब हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब क्या होता है, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, यानी कहने का मतलब यह होता है कि सोडियम कार्बोनेट को जब शुष्क हवा में जब हम खुला जब छोड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जब उष्मा का प्रभाव पड़ता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है Na2CO3 × 10H2। अब यहाँ पर इंटू 10H2 हमने उस दिन बात की थी, तुमको हमने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, यहाँ पे जो जल के अणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जल के अणुओं की संख्या इसमें उपस्थित है। अब क्या होता है, जब इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ते हैं तब इसमें क्या होता है कि जल के जो अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या होते हैं, टूटते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है Na2CO3 × H2। यहां पर देखिए अब जो 10H2 जो आपके दिए हुए थे, यहां पर ये जो 10H2 है, यहां पे 1H2 एक अलग टूट रहा है और 9H2 अलग टूट रहा है। यानी कहने का मतलब यहां क्या है कि ये जो 10H2 है, जब उष्मा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या होता है, आपके छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे जल का जो एक अणु होता है इसके साथ में होता है, बाकी जो 9H2 होते हैं वो अलग क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इसी सोडियम कार्बोनेट को हम दूसरे स्टेप पे उठाते हैं और इसको क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहां पर क्या होता है, किसी भी रसायन की अगर हम बात करते हैं तो जब उसमें जल के अणुओं की संख्या अगर होती है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पर क्या होता है कि जल का जो अणु होता है वो वाष्पित हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होता है, उस रसायन से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर हमको क्या हो रहा है कि जल का अणु यहां से क्या हो रहा है, आपका वाष्पित हो जा रहा है, ये बाहर हो जा रहा है। और यहां पर हमको क्या हो रहा है, Na2CO3, यानी यहां पर जो प्राप्त हो रहा है सोडियम कार्बोनेट वो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो। निर्जल का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो जल की जो मात्रा थी वो क्या हो गया, इससे यानी बाहर हो गया और यहां पर हमको निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। या इसी को हम क्या कहते हैं, सोडा एस भी कहते हैं। अब यहाँ पे सोडा एस की अगर हम बात करते हैं तो सोडा एस कब कहते हैं, जब क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है, जब उसमें जल की मात्रा क्या होती नहीं होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। इसी तरह से हम फिर आगे बात करते हैं, CO2 से अभिक्रिया की बात करते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में जल और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं या संयोग करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, 2NaHCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इसका रासायनिक नाम है, या इसको हम ये कह सकते हैं खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं। अब इस अभिक्रिया को हम यहां पर चेक करते हैं, देखते हैं कि ये जो रासायनिक जो अभिक्रिया है इसमें जो अणुओं की जो संख्या है वो संतुलित है कि नहीं है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सोडियम के जो अणु है कितने हैं, 2 हैं। यहां पर हम देखते हैं, यहां पे जो 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू यानी 2 से इस पूरे समीकरण को क्या किया गया, यहां पर गुणा किया गया है।
तो यहां पर क्या होता है कि Na की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सोडियम परमाणु यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पर भी सोडियम परमाणु हमारे 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु भी यहाँ पर हमारे 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 1 4 2 6 हो जाएंगे। इसको इससे हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु भी क्या हो जाते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं। कार्बन भी यहाँ हमारा 1, यहाँ पर हमारा कार्बन 2, यहाँ पर भी कार्बन हमारा क्या होता है, 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या होता है, किसी भी समीकरण को चेक कर सकते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारे सभी परमाणु क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जो अणु होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कोई भी अणु हमारा क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, हम अम्लों से अभिक्रिया की बात करते हैं। अम्लों से अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, HCl से अभिक्रिया कराते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से आपस में जब अभिक्रिया करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब दो रसायन आपस में सहयोग करते हैं तो उनके बीच में जो पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब दो रसायन आपस में संयोग करते हैं तो अगला नया रसायन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जो नया रसायन प्राप्त हो रहा है जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमने अभी ऊपर चर्चा की है, और प्लस हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने वाला नमक भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम समीकरण संतुलित की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये Na2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक Na यहाँ से और एक Na यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पे SCO3 बचता है, तो ये SCO3 यहाँ पे हो गया और बचा हमारा क्या यहाँ पर Cl। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा बाहर हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस सोडियम क्लोराइड यहाँ से हमको नया रसायन प्राप्त हो जाता है। अब जब क्या होता है, यहाँ पर जो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया क्या करते हैं हम, फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। जब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हमारा NaCl प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पर ये हम इस तरह से कहते हैं, ये Na और ये हमारा Cl क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है। जब NaCl यहाँ से निकल जाता है तो हमारा क्या बचता है, यहाँ पे हमारा बचता है H2A हो गया और यहाँ से एक O हो गया, तो ये H2 प्राप्त हो गया। बचा क्या हमारा CO2, तो इस तरह से हमारा CO2 क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए एक एरो दिख रहा है जो ऊपर की ओर लगा हुआ है। इस एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो गैस होती है हमारी वो ऊपर की ओर पासिंग करती है। गैस जो भी है वो ऊपर की ओर क्या होती है, जाती हैं, सभी गैस ऊपर की ओर जाती हैं। तो इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर एरो लगा, मतलब ये है, ये इसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि ये गैस है जो क्या हो रही है, निकल रही है। यहाँ पर इस एरो का मतलब ये होता है। फिर आगे हम बात करते हैं और धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। जब क्या होता है, धात्विक कार्बोनेट की बात करते हैं, यहां पर हम इसको सोडियम कार्बोनेट कहें या इसको हम धात्विक कार्बोनेट कहें। धात्विक कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि यहां पर देखिए आपका क्या है, सोडियम है जो क्या है, एक प्रकार की आपकी धातु है, और CO3 यानी कार्बोनेट इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है धात्विक कार्बोनेट भी हम कह सकते हैं। जब क्या होता है कि धात्विक कार्बोनेट किसी भी हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया जब करता है तो अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। जब धात्विक कार्बोनेट की हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो अवक्षेप के रूप में हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है। अब यहां हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की जब CaOH का वोल्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसका जो रासायनिक जो नाम होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं,
प्राप्त होता है और प्लस हमारा क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है हमारा अवक्षेप होता है या धातु अवक्षेप भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम लिखा हुआ है एक प्रकार की आपकी धातु है, CO3 इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं अवक्षेप कहते हैं या धातु अवक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एरो लगा हुआ है वो नीचे की ओर लगा हुआ है, तो नीचे की ओर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्रकार का अवक्षेप है। अब ये अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है कि जब हम इस तरह से मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं या किसी पदार्थ को लेकर के जब हम गर्म करते हैं या इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई गैस जब इसमें हम पास कराते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या होता है तली में इस तरह से क्या होता है अवक्षेप के रूप में क्या होता है पदार्थ जो होता है वो बैठ जाता है, हम कह सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे दूध देखा होगा कभी दूध क्या होता है फट जाता है, तो जब दूध फटता है तो देखा होगा उसमें मटेरियल अलग हो जाता है, पानी क्या होता है हमारा अलग हो जाता है, तो वो मटेरियल जो प्राप्त होता है फटने के बाद उसी को हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है हमारा अवक्षेप होता है। तो ये यहाँ पर अवक्षेप को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है। अब फिर क्या करते हैं जब सोडियम कार्बोनेट की हम कैल्शियम क्लोराइड से जो क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, जो एक प्रकार का क्या होता है हमारा लवण होता है, और प्लस यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो ऊपर प्राप्त हुआ था हमारा धातु अवक्षेप वही यहाँ से फिर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर अगर अणुओं की बात करते हैं बैलेंस करने की कि संतुलित है कि नहीं, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए Na की बात करते हैं तो 2Na, यहाँ पे Cl की बात करते हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 Cl है। यहाँ पे कैल्शियम की बात करते हैं यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये समीकरण क्या है संतुलित है। इसी तरह से फिर हम सोडियम कार्बोनेट की बेरियम नाइट्रेट से कराते हैं अभिक्रिया, बेरियम नाइट्रेट से जो अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और प्लस क्या होता है हमारा बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो हमारा उत्पाद के कह लीजिए जो आपका अभिकारी पदार्थ है यहाँ बेरियम नाइट्रेट है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है बेरियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बेरियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है एक प्रकार का हमारा अवक्षेप है, जो क्या होता है नीचे तली में बैठ जाता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट की बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। बेरियम क्लोराइड यहाँ पर एक लवण है। जब बेरियम क्लोराइड की जब सोडियम कार्बोनेट से जब आपस में संयोग करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हमारा क्या बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है, जो एक प्रकार का लवण होता है, या हम ये कह सकते हैं इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और प्लस आपका क्या बनता है बेरियम कार्बोनेट बनता है, जो एक प्रकार का क्या होता है अवक्षेप होता है। तो इस तरह से क्या होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज है धावन सोडा की, जो इस तरह से जब प्रक्रिया करते हैं रसायन से तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट या पदार्थ क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम इनके कुछ उपयोग की बात करेंगे कि जो धावन जो सोडा होता है इनका जो उपयोग होता है वो प्रयोगशाला में अपक्रमक के भी रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। अपक्रमक का मतलब इंग्लिश में रिजेंट्स कहते हैं, कि कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी से भी अपक्रिया हम कराते हैं तो कोई पदार्थ क्या होता है हमें प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं अपक्रमक होता है। दूसरा उपयोग इसका क्या होता है हम साबुन बनाने में भी करते हैं, और इसी तरह से कई इस तरह से इनके उपयोग हैं जो दैनिक जीवन में हम इनका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल, फिर नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।